नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे का दूसरा दिन है। सीएम धामी लगातार चंपावत में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी ने आज भी नरियाल गांव में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद सीएम धामी टनकपुर में भी उन्होंने जनसभा की और जनसंपर्क कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। चंपावत उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। जहां एक और बीजेपी के दिग्गज नेता चंपावत में डेरा डाल चुके हैं, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कांग्रेस के प्रचार की कमान संभालते हुए चंपावत में प्रचार के लिए आगे आए हैं। बता दें कि हरीश रावत 5 दिवसीय चंपावत दौरे पर रहेंगे, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे और जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। और इसी के साथ ही निर्मला घैतोड़ी के लिए आमजन से वोट की अपील की जाएगी। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि उनका मन नहीं था कि वो चंपावत जाएं, लेकिन बीजेपी के बयान के बाद उन्होंने खुद मोर्चा संभालने का फैसला लिया। आज शाम तक हरीश रावत चंपावत पहुंचेंगे और इसी के साथ ही 24 से लेकर 28 मई तक जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अहंकार है और बल्कि मैंने सामान्य तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी ऐसी उम्र नहीं रहेगी कि मैं हर जगह चुनौती देने पहुंचूं। मगर जब भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरेंडर कर रही है, तो मैंने कहा भाई चलो। तो मैं भी कल भाजपा को चुनौती देने जो है चंपावत की तरफ जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए और हमारे सभी दिग्गज नेता काफ़ी सारे दिनों से वहीं हैं। उदयपुर में चिंतन शिविर के चलते हमारा आगाज़ थोड़ा देर से हुआ, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री, हमारे CLP लीडर, हमारे माननीय प्रीतम सिंह जी, हमारे सारे विधायकगण, हमारे प्रदीप टमटा जी और आज से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, सब लोग वहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं और श्रीमती निर्मला घैतोड़ी के पक्ष में आह्वान कर रहे हैं वहाँ की स्थानीय जनता से कि जिस महिला ने अपना सर्वस्व योगदान दे दिया हो इस अपनी स्थानीय जनता के लिए। आप देखिए कि 40 वर्ष की अब उनकी तपस्या है घैतोड़ी जी की और उन्होंने निष्ठा और कर्तव्य भाव से जिस तरह से स्थानीय जनता की सेवा की है, उनके मुकाबले अगर एक पैराशूट कैंडिडेट वहाँ पर उतरा है तो स्थानीय जनता को अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। और वहीं आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश नेतृत्व से अभी तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान से उनका संपर्क बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में वो आपके मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे, लेकिन चुनाव के में खुद के साथ ही आपके अन्य प्रत्याशियों की भी जमानत जब्त हो गई थी। कोठियाल ने पूर्व सैनिकों, बुजुर्ग, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं के चलते इस्तीफा देने को वजह बताया था। कोठियाल के इस्तीफा के कुछ देर के अंदर ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। और वहीं हरिद्वार हर की पैड़ी पर होने वाली गंगा की विश्व प्रसिद्ध मुख्य आरती को पहली बार ऑनलाइन बुक किया जा सकेगा। पहले तक श्री गंगा सभा के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आरती की तारीख को नोट कराकर बुकिंग करानी पड़ती थी। अब यात्री स्वयं ऑनलाइन पूरी बुकिंग कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को बुकिंग के खाली स्लॉट का भी पता चल सकेगा। आपको बता दें कि 2100 रुपये में गंगा की मुख्य आरती को बुक किया जा सकेगा। श्री गंगा सभा की ओर से ऑनलाइन बुकिंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
वहीं देहरादून में आम आदमी पार्टी के नेता जोट सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जिस तरह से बुनियादी समस्याओं का समाधान किया है, उससे जनता के मन में आम आदमी पार्टी के प्रति मजबूत विश्वास पैदा हुआ है। बता दें कि जोट सिंह बिष्ट ने सीएम धामी के दिल्ली दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी को लेकर दिए बयान पर हमला बोला है। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली के बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा और हिमाचल की तरफ अपने कदम मजबूती से बढ़ा रही है, उसी क्रम में उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की हार के बाद हम सब लोग मिल करके यहाँ पर धरातल पर आम आदमी पार्टी मजबूती से अपने पैर पसार सके और हम 2027 में सत्ता में आए, इसके लिए हम जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। चुनाव में जब जाते हैं तो हार भी होती है और जीत भी होती है। हम 22 का चुनाव हारे, लेकिन हम हौसला नहीं हारे हैं। लेकिन जिन लोगों पर राज्य में पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी थी, वो जरूर हौसला हार गए। वहीं रुद्रप्रयाग में खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक लग गया है। केदारनाथ धाम सहित पूरे रुद्रप्रयाग जिले में सुबह से बारिश जारी है, जिससे कि विजिबिलिटी न होने से हेली सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो वहीं जिला प्रशासन ने रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक यात्रियों को रोक दिया है और गौरीकुंड में यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया है और करीब 8 से 10 हजार तीर्थयात्रियों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर रोका है, जिन्हें मौसम साफ होने के बाद ही केदारनाथ धाम के लिए भेजा जाएगा। कि मौसम विभाग का जो है ये ऑरेंज अलर्ट है और लगातार सुबह से बारिश हो रही है, तो हमने पैदल यात्रा सुबह 5 बजे रोक ली थी। तो और जो रास्ते में लोग हैं उनसे भी हम लगातार रोक करके उनको ही बता रहे हैं कि जिनके होटल हैं उनको होटल में चले जाएं और जो जिनके पास होटल नहीं है तो उनको रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा और गुप्तकाशी में उनको रोक रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमारी यात्रा रुकी हुई है और मैं आपके माध्यम से सभी यात्रियों से भी अनुरोध करता हूँ कि कृपया अभी ऊपर जाने की कोशिश न करें। और जैसा कि मौसम विभाग का भी कल का भी जो है अलर्ट जारी है, तो अभी यहाँ पे नज़दीक जहाँ पर जिसको होटल मिल जाता है उनको कृपया होटल में रहें। वर्तमान में मौसम विभाग की चेतावनी 24 तारीख तक येलो अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें कि केदारनाथ धाम में अत्यधिक वर्षा होने के कारण केदारनाथ धाम में इस अभी यात्रा जो संचालन है वो बंद कर रखा है, जिसमें कि अभी केदारनाथ में 3200 लोग वहाँ पर यात्री हैं और गौरीकुंड में भी 3200 ही हैं और सोनप्रयाग में 1500 लोग रुके हुए हैं। जैसे ही बारिश कम हो जाती है या मौसम साफ इजाज़त देता है तो फिर आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री और बद्रीनाथ धाम यात्रा व्यवस्था प्रभारी सुबोध उनियाल ने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर बयान दिया। सुबोध उनियाल ने कहा कि यात्रा व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है और प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड के बाद अब यात्रा अपने चरम पर है और सरकार ने यात्रा व्यवस्था को लेकर पहले ही तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ यात्री 4 धामों के लिए आ रहे हैं, जिसको लेकर अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की जा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि दूर दराज से आने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो और सुरक्षा को लेकर भी काम किया जा रहा है। 2 वर्षों से यात्रा स्थगित थी। कोविड की परिस्थितियों के कारण कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा था। अचानक 2 वर्षों के बाद जब यात्रा खुली है तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हर आदमी, ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप लगातार किसी को घर में बंद रखें और उसको घर में निकलने का मौका मिले तो एकदम से फ्लड आती है। तो वही है कि हर व्यक्ति अपनी जो 3 वर्षों से अपनी आस्था को पूरा करने के लिए अपने इन धार्मिक स्थलों में या हेमकुंड साहिब नहीं जा पा रहे थे कोविड की परिस्थितियों के कारण। आज सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है 2 साल के बाद, तो इसलिए बहुत भारी तादाद में यात्री आ रहा है। क्योंकि ये मैकेनिज्म बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि एक साथ इतनी भीड़ ना हो जाए कि किसी तरह की अगर कभी स्टैम्पेड हो गई तो कुछ लोगों को नुकसान हो जाए। तो इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी और ऑनलाइन व्यवस्था के बाद भी कुछ शिकायतें आई कि खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ऑफलाइन भी प्रारंभ किया।
वहीं देहरादून में नारद जयंती के मौके पर IRTD ऑडिटोरियम में विश्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को हम पश्चिमी जगत से जोड़कर देखते हैं, ऐसे कार्यक्रम हमेशा होने जरूरी हैं। पत्रकारिता अक्सर हम लोग इसको पश्चिमी जगत और पश्चिमी ज्ञान परंपरा से ही जोड़ते हैं, परंतु वह मूल रूप से भारतीय जनमानस में भारतीय परंपरा और इतिहास किस प्रकार संबंधित है और उसका मूल स्रोत कहाँ से है, नारद जयंती जैसे यह कार्यक्रम उसको रेखांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है तो अपने तंत्र में स्व का आभास बहुत आवश्यक है। वहीं चारधाम यात्रा में हेली के माध्यम से लाखों लोग चारधाम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कई साइबर गिरोह हेली सेवाओं की आड़ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। चारधाम हेली टिकट बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधियों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस सख्त नजर आ रही है और इसी कड़ी में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। STF ने बिहार के नवादा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि उनके पास कई शिकायतें हेली सेवाओं के फर्जीवाड़े को लेकर मिली थी, जिसके लेकर STF को इसकी जांच में लगाया गया और आखिरकार इसमें कामयाबी मिली। नॉलेज में आया था और हमारे लिए चिंता का बड़ा विषय था। कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया मुझे फ़ोन पर, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके उसको FIR में दर्ज करवाया। उनसे कहा कि पहले FIR के रूप में दो। हमने FIR दर्ज कराई और गैंग को आइडेंटिफाई किया। गैंग बिहार और नालंदा का था। मैंने अपनी टीमें STF की वहीं पे फिक्स करा दी और फाइनली उनको सफलता मिली। एक बड़ी सफलता है STF के लिए और उत्तराखंड के लिए भी, क्योंकि मैं लोगों से बार बार कहूँगा कि ऐसे ही हेली सेवा की बुकिंग न कराएं, सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से ही बुकिंग कराएं, क्योंकि इस फील्ड में भी बहुत सारे साइबर फ्रॉड एक्टिव हो गए। वहीं देहरादून में 1 जून से कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा पत्र को लेकर को लागू करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धसमाना को कार्यक्रमों के संचालन का संयोजक बनाया। बता दें कि 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में लगभग 200 वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल होंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने खाड़ी उत्खंडा रोड का लोकार्पण किया और इसी के साथ ही आपको बता दें कि हेवल घाटी कृषि विकास संस्था के तकनीक संसाधन केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर रिवर्स पलायन में काम कर रहे उत्खंडा के ग्राम प्रधान विनोद कोटियाल ने गांव में किए जा रहे कामों की भी प्रशंसा की। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि रिवर्स पलायन को लेकर सरकार युवाओं की मदद कर रही है। कोटियाल जी, ये पहल सरकार की थी होम स्टे के माध्यम से कि लोग वापस जाएं और जगह जगह जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और ऐसे हर उस नौजवान का, चाहे वो कोटियाल जी हों चाहे जो भी हों, जो आज इन पहल को लेकर के गांव के अंदर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। और आज आवश्यकता इस बात की, हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और असीमित संभावनाओं का राज्य होने के बावजूद नौजवान 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अगर वो अपने गांव में इस तरह के काम करें तो जहां देश दुनिया के लोगों को हमारी नैसर्गिक सुंदरता देखने का अवसर मिलेगा, वहाँ हमारे नौजवानों को भी मैं समझता हूँ आर्थिक रूप से मजबूत होने का एक अवसर है। हमने सबसे पहले तो ये है कि रिवर्स माइग्रेशन पे ही काम करा है और रिवर्स माइग्रेशन के लिए सबसे पहले जो चैलेंज है वो इस हमारे गांव नहीं पूरे प्रदेश की समस्या है कि आदमी को नीचे से ऊपर अगर लाते हैं पहाड़ में तो वो यहाँ करेगा क्या। तो रोज़गार की बहुत दिक्कत है, संसाधनों की कमी के कारण लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं और रोज़गार जब यहाँ है ही नहीं तो लोग आएंगे क्यों। उसके बावजूद जब हमें ये चैलेंज मिला तो हमने क्या करा कि पूरे गांव के जो बंजर खेत थे, जो 20-25 साल से खेती में कुछ नहीं होता था, उनमें जो है कांटे उग गए थे, लाल टेना हो गया था, बड़े बड़े पेड़ हो गए थे, उस पूरे गाँव की जो बंजर ज़मीन थी उसको कोऑपरेटिव में अंदर लिया। कोऑपरेटिव में हमने क्या कहा, जितने रिटायर्ड लोग थे गांव के सभी लोग बाय डिफ़ॉल्ट पूरी विधानसभा स्तर के लोग थे उसमें लिए हमने, और गांव का तो है ही, उन सभी लोगों को हमने इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करके उन खेतों को साफ कराया, वहाँ पे कैश क्रॉप पे काम करा और उस कैश क्रॉप में उन्हीं लोगों के खेत हैं
वही वहाँ पे काम कर रहे हैं और उन्हीं को हम उनसे पैसा दे रहे हैं। तो ये एक रोटेट इनकम हो रही है सर हमारी। और वहीं पद्मश्री और इसी के साथ ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बाबा केदार के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपने पिता हरवीर सिंह नेहवाल के साथ केदारनाथ पहुंची। उन्हें बाबा केदार के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके उपरांत श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजवेंद्र अजय ने उनका स्वागत कर समिति की तरफ से उन्हें प्रसाद भेंट किया। साइना ने अपने पिता के साथ आदिगुरु शंकराचार्य समाधि के दर्शन भी किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार किया और फोटो भी खिंचवाई। 1 घंटे तक धाम में ठहरने के बाद वे वापस लौट गई। इस साल आपको बता दें कि यात्रा काल में साइना केदारनाथ मंदिर पहुंचने वाली पहली वीवीआईपी रही। और वहीं उत्तराखंड में मौसम ने फिर एक बार करवट ली और पहाड़ों पर झमाझम बारिश हुई। मौसम के बदले मिजाज से पहाड़ों में भारी बर्फबारी हुई तो वहीं मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे कि मौसम सुहावना हो गया। साथ ही जंगलों में लगी आग भी शांत हो गई। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के साथ ही तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की भी संभावना जताई गई थी। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग आपको बता दें कि केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आज सोमवार को कुमाऊं क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। तो देखिए, इससे जुड़ी ये इसके बाद पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार और आखिरी तस्वीर देहरादून की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया और देखिए, कहीं पर तेज बारिश हुई तो बात की जाए बर्फबारी की तो ये भी कहा जा रहा है कि अब ऊपरी क्षेत्रों में कहीं पर बर्फबारी भी हुई। हालांकि आगे के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। जहां एक ओर चिलचिलाती गर्मी की वजह से लोग परेशान थे तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। बीती रात हरिद्वार क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों जैसे कि मंगलौर, रुड़की, भगवानपुर जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मौसम कितना खुशनुमा नज़र आ रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को गर्मी में राहत मिली है। तो वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे भी चमक उठे हैं, क्योंकि ये बारिश फसलों के लिए अच्छी साबित होगी और वहीं दूसरी तरफ कीटनाशक दवाइयों को छिड़कने से भी किसानों को राहत मिली है। जहाँ एक और बढ़ती गर्मी, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से जो जल भरा हुआ उससे लोग परेशान हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। और वहीं हरिद्वार में रेडी पटरी लघु व्यापारियों ने बैठक की, जिसमें अतिक्रमण के नाम पर रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को उनके कारोबारी संस्थानों से हटाने के लिए विरोध में 25 मई को होने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। ये बैठक उत्तराखंड लघु व्यापार एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में हुई। बैठक में हरिद्वार के हर की पौड़ी बस अड्डा, रेलवे स्टेशन समेत अलग अलग स्थानों के रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के साथ राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन के लिए विचारों का आदान प्रदान किया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। वहाँ हमारे 15 वेंडिंग जोन है और 15 वेंडिंग जोन में से ये पोस्ट ऑफिस पर जो शहीद पार्क है, यहाँ पर जूस की ठेली से लेकर और बीसी आसाराम की गली, जहाँ पर बीसी आसाराम जी का ऑफिस है, वहाँ तक 50 वेंडर की क्षमता का ये वेंडिंग जोन है। और तमाम जो यहाँ पर वेंडर कारोबार करते हैं, 2018 के सर्वे में उनका सर्वे भी हो रखा है। पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी यहाँ पर आए, इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर वेंडिंग जोन है, किसी प्रकार का यहाँ वेंडर को प्रताड़ित ना किया जाए। हाँ, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, तमाम 6x8 के ठिये बनाकर दिए जाए
और टीन शेड डाली जाए, तमाम लोगों को यह समाहित किया जाए। जो राज्य सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत इनको विकसित किया जाए। और वहीं चमोली में सड़कों की अनियमितता की शिकायत पर अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मुआवजा वितरण में हो रही देरी, सड़कों में डामरीकरण में आ रही अनियमितता को लेकर अधिकारियों के सामने शिकायत रखी, जिस पर ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर दर्शन दानू ने अधिकारियों को इन तमाम शिकायतों को दूर करने के साथ ही सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 20 तारीख को हमारी बीडीसी थी और बीडीसी में कई हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान क्षेत्र पंचायतों ने इस बात को उठाया था कि जहाँ पर पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, कई जगहों पर अनियमितताएं हैं, और इसके लिए हमने उसी दिन पीएमजीएसवाई के जो अधिकारी वहाँ पर थे उनसे कहा था कि आप समय दीजिए और हम आपके साथ एक संयुक्त रूप से निरीक्षण करना चाहते हैं। उन्होंने 22 और 23 का हमें समय दिया था और आज पीएमजीएसवाई की टीम भी यहाँ पर पहुँची है। अभी हम देवसारी जो सड़क है उसको देख कर आए हैं। जो भी कमियां वहाँ पर हैं उनको हमने डिपार्टमेंट को कहा कि उसका शीघ्र वो निस्तारण करेंगे। और अभी बेराधार में हम लोग हैं, बेराधार में भी जो दिक्कतें हैं वो भी डिपार्टमेंट ने कहा हम इनको शीघ्र निस्तारण करेंगे। और पीएमजीएसवाई की 3-4 सड़कें और हैं, उस पर भी हम बहुत जल्दी जाकर, अभी सवाड़ की सड़क है, घेस कुनार घेस बलान की सड़क है, देवाल खेता की सड़क है, खेता तोरती की सड़क है, इन पर भी लगातार शिकायतें आ रही हैं और इन पर भी लगातार हम जाकर डिपार्टमेंट के साथ और गांव के लोगों के साथ बैठकर इस मसले को हल करने का प्रयास करेंगे। आज आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी के साथ ये हमारे जो पीएमजीएसवाई की सड़कें यहाँ पर अभी निर्मित हुई है उनका निरीक्षण किया जा रहा है। उसमें अभी हम देवसारी मोटर मार्ग जो कि स्टेज फर्स्ट हमने पूर्ण किया है, उसमें जो पेयजल और संपर्क मार्ग से संबंधित कुछ समस्याएं थी उसका यह प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर भेजा जा रहा है। और साथ ही अभी हम इस हाटकरानी बेड़ाधार मोटर मार्ग का निरीक्षण माननीय ब्लॉक प्रमुख जी की उपस्थिति में किया और इसमें जो कुछ जो भी समस्याएं यहाँ पर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा बताएगी तो शीघ्र इसका समाधान किया जाएगा। वहीं खटीमा के पंचायत सदस्य रविंद्र सिंह राणा ने विधानसभा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी पर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के दौरान बिना प्रस्ताव पारित कराए पार्टी के व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए मनमाने तरीके से काम किया था। और साथ ही रविंद्र सिंह राणा ने सीसी रोड, इसी के साथ ही नाली और खडंजा निर्माण और नगर क्षेत्र में बैठने की बेंच लगवाने का आरोप लगाए हैं। जी ने जो हमारे यहाँ पर बिना किसी के सहमति के, किसी मेंबर की सहमति के और मनमर्जी तरीके से, मनमाने तरीके से क्षेत्र में कार्य किया और कार्य के साथ साथ इन्होंने अपना कार्य किया। अपने पिताजी के नाम से पैसा भी इन्होंने निकाला, जो टेंडर जो वो हुआ कार्य हुए उनके पैसे भी पिताजी के नाम से निकाले और उसके बाद अपनी फर्म है उन फर्मों के नाम से भी निकाला गया। माननीय सदस्य पीडीसी राणा जी की 12 बिंदुओं की एक जो शिकायत थी उसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिला स्तरीय जांच समिति बैठाई गई थी। जांच समिति ने विभिन्न बिंदुओं पर जो 12 बिंदुओं की है उस पर जांच की है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट डीएम सर को सौंप दी है। डीएम सर के द्वारा वह रिपोर्ट आगे प्रेषित की गई है निदेशक महोदय पंचायती राज विभाग को और उनके द्वारा एक कारण बताओ नोटिस माननीय प्रमुख क्षेत्र पंचायत खटीमा को प्रेषित किया गया है और उनसे 2 सप्ताह के अंदर में अभी अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।